अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो आज लर्निंग बैच 1 सेशन 9 है। अगर हम थोड़ा सा ओवरव्यू लें कि हमने अब तक क्या कवर किया है, तो शुरू में हमने बात करी थी कि शेयर मार्केट कैसे काम करता है। उसके बाद हमने थोड़ी बहुत बातें फंडामेंटल एनालिसिस की करी थी सेशन 1, 2, 3 में। फिर हमने बात करी थी कि टेक्निकल एनालिसिस कैसे होती है, क्यों काम करती है और कैसे काम करती है। और जैसे कि मैंने अपने पहले सेशंस में बताया था कि हमने फंडामेंटल बहुत थोड़ा सा कवर किया है। फंडामेंटल एक बहुत वास्ट फील्ड है जिसको कवर करना धीरे धीरे ही पॉसिबल है। एक साथ कवर करना जो है वो इतना आसान नहीं है। तो इंशाल्लाह इसको हम धीरे धीरे कवर करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस को। तो आज जो है हम दोबारा से फंडामेंटल एनालिसिस की शुरुआत करते हैं और उसके बाद इंशाल्लाह 1-2 सेशन के बाद हम वापस फिर टेक्निकल में कैंडलस्टिक के ऊपर बात करनी शुरू करेंगे, चार्ट पैटर्न के ऊपर बात करनी शुरू करेंगे। तो इस तरीके से धीरे धीरे हम अपने जो सेशंस हैं, जो हमने प्लान किया है कि बेसिक से एडवांस तक, उसमें हम ये कोशिश करेंगे कि जब ये हमारा लर्निंग बैच 1 खत्म हो तो आपके पास एक पूरा मटेरियल अवेलेबल हो किसी नए आदमी को सीखने के लिए, फंडामेंटल भी और टेक्निकल दोनों, और कैसे उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है और कैसे इम्प्लीमेंट करके वहां से रिटर्न हासिल करे जा सकते हैं। ये हमारी कोशिश है और आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि आप लोग इसको पसंद कर रहे हैं। मेरे पास बहुत सारे फीडबैक आ रहे हैं और तो कोशिश यही है कि अगर आप के कोई जानने वाले हैं जो सीखना चाहते हैं बेसिक से, मतलब जिनको इंटरेस्ट है सीखने का बट वो किन्हीं वजूहात की बिना पर नहीं सीख पाए हैं, तो वो आप उनके साथ शेयर करें और उनको हमारी इस जर्नी में उनको शामिल करें ताकि हमारा जो मैसेज है वो दूर दूर तक पहुंचे। एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद अब वो मौका आ गया है कि मैं आपसे ये बात कह दूं, तो वो बात ये है कि आप में से कुछ लोगों ने जो भी ट्रेडिंग करी है और आपको लगता है कि आपने कुछ प्रॉफिट बनाया है, तो उसका कुछ हिस्सा आप डोनेट जरूर करें। जो भी आप डोनेट करना चाहें वो आपकी मर्जी, लेकिन किसी को भी डोनेट करें, जरूर डोनेट करें, ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आप अपनी कोशिशों को जारी रखें। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको थोड़ी बहुत परेशानियां आ रही हैं, तो अपने कमेंट में लिखें कि क्या परेशानी आ रही है, तो इंशाल्लाह उसका रिजोल्यूशन होगा और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सवालों का जवाब दूं। आपने शायद नोटिस किया हो नहीं किया हो, बट मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूं कि हर कमेंट को पढूं और उसका जवाब दूं, क्योंकि यही एक जरिया है मेरे और आपके बीच कनेक्ट होने का। मैं किसी ग्रुप का पार्ट नहीं हूं, मैं किसी कोई टेलीग्राम या किसी और ग्रुप में मैं एक्टिव नहीं हूं, तो या मेरा कोई पर्सनल कोई ग्रुप नहीं है। मैं सिर्फ आपसे यूट्यूब पर ही मुखातिब रहता हूं, ठीक है साहब। एक चीज और है जो मैंने अभी शुरू करी है, आप में से कुछ लोगों का फीडबैक आया था उसके बाद, वो ये है कि मैंने एक लाइव सेशन किया था जो आपके क्वेश्चन आंसर्स के लिए। तो मैं जब भी लाइव सेशन करूंगा तो इंशाल्लाह आपको 1 या 2 दिन पहले मैं यूट्यूब पर ही बता दूंगा। सेशन में जो है वो गूगल पर करूंगा ताकि थोड़ा सा आपको कन्वीनियंट रहती है कि आप सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि गूगल यूट्यूब पे लिखने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है और आप सही से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना सवाल नहीं दे पाते। तो ये तो शुरुआती बात थी इंशाल्लाह। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि हाउ मच डेट इज फाइन टू इन्वेस्ट, कितना कर्जा जो है वो ठीक है इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है। और डेट क्या होता है या डेट टू इक्विटी रेशियो क्या होता है, तो हम आज लार्जली बात करेंगे डेट के चारों तरफ। जो आज का हमारा डिस्कशन है
वो डेट के चारों तरफ ही होगा। तो शुरुआत करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अपने डिस्क्लेमर के साथ। हमारा डिस्क्लेमर आपको मालूम है, मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं, इनफैक्ट मैं एनालिस्ट ही नहीं हूं और मैंने कोई फॉर्मल एजुकेशन फाइनेंस की नहीं ली है। मैं आप लोगों के साथ सिर्फ अपनी नॉलेज शेयर करता हूं और एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। मेरे किसी भी एग्जाम्पल को, मैं दोबारा बोलता हूं, किसी भी एग्जाम्पल को आप बाई और सेल रिकमेंडेशन ना समझे, बिल्कुल भी ना समझें, ठीक है। तो आप अपनी एनालिसिस जरूर करें। मैं कभी कोई रिकमेंडेशन नहीं देता हूं, आप इस चीज पे जरूर ध्यान रखें। प्लीज एंश्योर टू गेन एंड रीड फ्रॉम वेयर एवर यू कैन गेट सम नॉलेज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये डिस्क्लेमर था। अब शुरुआत करते हैं कि डेट होता क्या है। सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट है कि हम ये बात करें कि भाई डेट हमारा बेसिकली होता क्या है। तो डेट जो है ना, डेट इज मनी और एनीथिंग विच वन पार्टी ओज टू अनदर पार्टी। इसका मतलब क्या हुआ? डेट जो है वो कुछ भी हो सकता है। हम में से बहुत लोगों का मिसकंसेप्शन है कि डेट जो है वो सिर्फ पैसा होता है। नहीं, डेट पैसे के अलावा भी कुछ और हो सकता है। लोन जो है अलबत्ता वो पैसा होता है, ठीक है। ये टेक्निकल टर्म है। तो डेट और लोन में ये डिफरेंस होता है, बट यहां पर जब हम बात कर रहे हैं तो हम डेट को पैसा ही मान के चलेंगे। तो डेट बेसिकली हिंदी में अगर बात करी जाए तो कर्जा है। डेट वो कर्जा है जो एक आदमी या एक पार्टी दूसरी पार्टी का अपने ऊपर है और वो उसे पे करती है। अब जनरली कंपनी जब डेट लेती हैं तो वो क्यों लेती हैं? तो वो लेती हैं बेसिकली कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए, जो उनके डेली एक्सपेंसेस हैं। मान लीजिए ऐसा हुआ कि कंपनी कितनी बुरी हालात से गुजर रही है, तो उनके पास ऑर्डर तो है, सप्लाई भी है, बट कहीं पैसा फंस गया है, ऑर्डर दिया था उसका पैसा नहीं आया है, तो कंपनी तो बंद नहीं कर सकते। जैसे कोविड में बहुत सारी कंपनी के साथ हुआ था, तो उनको कुछ दिन के लिए पैसा चाहिए, डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए पैसा चाहिए है, तो वो कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है वो लेती हैं कर्जा और उससे अपना काम चलाती है। एक और कंडीशन है जहां पर डेट की जरूरत पड़ती है, वो ये है कि भाई कैपेसिटी एक्सपेंशन करने की प्लानिंग है। मतलब उनको बड़े ऑर्डर मिल रहे हैं, उनको लगता है कि हमारी 2 मशीनें थी, दोनों मशीनें या 2 फैक्ट्री जो भी मान लीजिए आप, वो फुल कैपेसिटी में चल रही हैं और फिर भी हम ऑर्डर फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। तो हम एक काम करते हैं कि अपना एक मशीन और लगा लेते हैं या एक फैक्ट्री और लगा लेते हैं, जिससे हमारा कर्जा जो है वो, जिससे हमारा ऑर्डर जो है वो पूरे होने लगे, और इसी को कैपेसिटी एक्सपेंशन कहते हैं। और रिक्वायरमेंट हो सकती हैं, जैसे मान लो कोई एक्सेप्शनली कोई लार्ज ऑर्डर मिल गया, कोई बड़ा ऑर्डर मिल गया जिसे कंपनी को पूरा करना है, तो उसके लिए कंपनी को कर्जा चाहिए, है ना। तो एक ये हो गया। ये भी हो सकता है कि मान लो गवर्नमेंट ने कोई नया कानून पास किया कि भाई आपको अपनी फैक्ट्री को इस लेवल तक अपग्रेड करना है। पॉल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट से कोई नोटिस आ गया कि भाई आपने ये सीवेज का ट्रीटमेंट अब अपग्रेड करना है, उसके लिए पैसा चाहिए। मतलब ये हुआ कि कंपनी को नॉर्मली तो पैसे की जरूरत नहीं थी, बट कुछ एक्सेप्शनल एक्सपेंसेस आ गए जिसके लिए उनको जरूरत है। या इसके अलावा भी बहुत सारी कंडीशन हो सकती है जहां पर कंपनी को कर्जे की जरूरत हो सकती है। तो कंपनी के पास अगर सरप्लस कैश नहीं है, एक्स्ट्रा कैश नहीं है, तो फिर तो कंपनी को एक्चुअल में कहीं से पैसा चाहिए, और वो पैसा कहां से ले सकते हैं उसका मेरे ख्याल से सबसे आसान जो रास्ता है वो है कि आप डेट से ले सकते हैं। जो लोग कंपनी वाले या कॉर्पोरेट जो है वो कॉर्पोरेट वर्ड में सबसे आसान जो है वो समझा जाता है। ओके, अब क्वेश्चन ये आता है कि डेट कितने तरीके के होते हैं। तो मोटा मोटा मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं डालने की कोशिश करी है ताकि आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। इतना डालने की कोशिश करिए जितना आपको समझ में आए। तो मोटा मोटा तौर से अगर आप देखोगे तो 3 तरीके के डेट होते हैं। एक होता है सिक्योर, एक होता है अनसिक्योर्ड और एक होता है रिवॉल्विंग। अब सिक्योर क्या होता है? सिक्योर क्या होता है कि कंपनी जो है कर्ज लेती है और उसके बदले में कुछ रखती है। जैसे कंपनी ने मान लो अपनी लैंड कोई थी उनकी, या मान लो उनका बैंक में पैसा था,
या मान लो उन्होंने अपना एक पोर्शन शेयर का जो उनकी अपनी होल्डिंग थी उसको जो है वो रख दिया और उसके बदले में उन्होंने कर्जा ले लिया, ये हो गया सिक्योर डेट। अनसिक्योर डेट क्या होता है? अनसिक्योर डेट क्या ये होता है कि कंपनी को कुछ रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन कंपनी के पास एक्चुअल में कंपनी की क्रेडिट रेटिंग इतनी जबरदस्त है या उनकी हिस्ट्री या उनकी ब्रांड वैल्यू इतनी जबरदस्त है कि लोग जो है, बैंक जो है वो लाइन लगाए खड़ा है कि भाई आप हमसे कर्जा ले लो, हमसे कर्जा ले लो। तो इस कंडीशन में कंपनी जो है वो कर्जा ले लेती है, लेकिन उसके बदले में उसको कुछ रखने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये कहलाता है अनसिक्योर्ड डेट। ठीक है, अब एक और होता है, वो होता है रिवॉल्विंग डेट। रिवॉल्विंग डेट क्या है कि कंपनी की जो क्रेडिट हिस्ट्री है या जो कंपनी की रेपुटेशन है उसकी बेसिस पे कंपनी को बैंक ने बोला कि भाई हम आपको मान लो 1 करोड़ तक का लोन दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपको इसका पेमेंट करते रहना होगा। तो आपका मैक्सिमम जो पेमेंट है वो 1 करोड़ रहेगा, लेकिन आपको जब भी पैसे की जरूरत हो आप बैंक से पैसा निकाल लीजिए और वापस पे करते रहिए। तो जितना भी आपके पास रहेगा जितने दिन, हम उसका इंटरेस्ट लेते रहेंगे, तो और फिर आप वापस लेते रहेंगे। तो इसमें क्या है कि कंपनी को मान लो बड़े ऑर्डर बीच बीच में मिलते हैं या कंपनी को लगता है कि हमें वर्किंग कैपिटल चाहिए है, तो वो ये वाला कर्जा ले लेते हैं कि भाई अननेसेसरी हम उन दिनों के लिए क्यों पे करें इंटरेस्ट जब हमारे पास हमें जरूरत नहीं है। तो ये हो गया रिवॉल्विंग डेट। ठीक है भाई, तो 3 तरीके के डेट हो गए, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड और रिवॉल्विंग। अब आगे बढ़ते हैं। तो 2 तरीके के डेट और होते हैं जो कॉर्पोरेट में बहुत वाइडली यूज होते हैं, आपने भी नोटिफिकेशन में पढ़ा होगा। तो एक हो गया उसमें से बॉन्ड और दूसरा हो गया कॉमर्शियल पेपर। तो बॉन्ड जो होता है ना, बेसिकली वो क्या होता है, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है या थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं आपको समझाता हूं। पहले इंग्लिश में पढ़ता हूं कि अलाउ ए कंपनी टू बोरो फंड्स फ्रॉम इन्वेस्टर बाय प्रॉमिसिंग टू रीपे द मनी विद इंटरेस्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि इन्वेस्टर से पैसा लेती है कंपनी और उनको बोलते हैं कि भाई हम आपको इंटरेस्ट देंगे इस पैसे के ऊपर। अब इसमें बोथ इंडिविजुअल एंड इन्वेस्टमेंट फर्म कैन परचेज बॉन्ड, यानी कि इंडिविजुअल भी कर सकता है, मैं एक इंडिविजुअल हूं, या फिर कोई बैंक भी कर सकती है, कोई इन्वेस्टमेंट कर सकती है, जिसके ऊपर एक फिक्स इंटरेस्ट रहता है। ठीक है, अच्छा, इसकी बॉन्ड की एक ड्यू डेट होती है कि भाई मान लो फॉर एग्जांपल किसी XYZ कंपनी ने आज एक बॉन्ड निकाला और वो बोलते हैं कि हम इसको नॉर्मली वो बैंक रेट से ज्यादा रेट देते हैं ताकि लोग उनके बॉन्ड में इन्वेस्ट करें। तो मान लो उन्होंने बोला कि हम आपको 15% एनुअल इंटरेस्ट देंगे। बैंक का इंटरेस्ट जो है वो आजकल चल रहा है 7, 7.5, 8%। तो 15% इंटरेस्ट देंगे और आपके बॉन्ड की जो मैच्योरिटी होगी वो मैच्योरिटी आपकी कब की होगी, मान लो जनवरी 2024 से उन्होंने शुरुआत करी, तो 3 साल का लॉक इन पीरियड उन्होंने रखा और बोला कि जनवरी 2027 में आप जो है इसको मैच्योरिटी आपकी हो जाएगी, जो मैच्योरिटी डेट कहलाती है। ठीक है, तो ये एक तरीके का बॉन्ड हो गया। कॉमर्शियल पेपर क्या होते हैं, ये शॉर्ट टर्म होते हैं बेसिकली कॉर्पोरेट डेब्ट, जिनका पीरियड जो है वो 270 दिन या उनसे नीचे रहता है। तो ये मोटे मोटे तरीके से अगर आप देखेंगे तो बेसिकली 5 तरीके के हुए, सिक्योर्ड डेट, अनसिक्योर्ड डेट, रिवॉल्विंग डेट और क्या हो गया, बॉन्ड और कॉमर्शियल पेपर। ठीक है, ये 5 तरीके के डेट जो है वो हमें जनरली देखने को मिलते हैं। ठीक है, इन सबको आप अलॉटमेंट से कंफ्यूज मत करिएगा कि प्रीफरेंशियल अलॉटमेंट हो गया, उससे कंफ्यूज मत करिएगा। ये कर्जा है, टिपिकल डेट है, डेट की हम बात कर रहे हैं, अलॉटमेंट की हम बात नहीं कर रहे हैं आज। ओके, अच्छा, अब डेट के फायदे क्या हैं, एडवांटेज क्या हैं? तो मैंने पहले बात करी थी जैसे कि कोई बड़ा ऑर्डर अगर आया है तो भाई उसको तो एग्जीक्यूट करने के लिए कंपनी को पैसा चाहिए। ठीक है, तो कंपनी को पैसा चाहिए और वो कंपनी कहां से लाएगी, वो कहां से लाएगी, डेट के जरिए लाएगी। कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिए भी पैसा चाहिए, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी है ना। अब इसके अलावा मान लो कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो साइकिल में काम करती हैं कि विंटर में साइकिल चल रहा है, समर में नहीं चल रहा है, समर में चल रहा है, विंटर में नहीं चल रहा है, बरसात आ गई तो फैक्ट्री बंद हो गई। तो अब उस टाइम पे तो पैसा नहीं है ना, बाकी तो पैसा है। तो जब ये अप एंड डाउन वाले जो बिजनेस होते हैं ना, जो साइकिल वाले बिजनेस होते हैं और जो स्मॉल कंपनीज होती हैं जिनके पास बहुत बड़ा कैश रिजर्व नहीं होता है, कुछ कंपनीज होती हैं जो अपना साइकिल वाले बिजनेस में अपना कैश बचा के रखती हैं, बट कुछ कंपनी ऐसी होती हैं जिनके पास ये पॉसिबिलिटी नहीं है। तो वो क्या करती हैं
कि वो उन दिनों में जब अच्छे दिन नहीं चल रहे होते हैं तो, या जब उनका लो बिजनेस साइकिल होता है, उन दिनों में वो डेट से काम चलाते हैं। और वो रिवॉल्विंग डेट हो सकता है, सिक्योर हो सकता है, अनसिक्योर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो डेट के ये एडवांटेज है, मतलब ऐसा तो नहीं है कि भाई कंपनी बंद करने की जरूरत पड़ रही है या लार्ज ऑर्डर आया तो उसको कैंसिल कर दिया, नहीं साहब हमारे पास पैसे नहीं है, हम इसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। या मान लो आपके पास कैश रिजर्व नहीं है तो आप कैपेसिटी एक्सपेंशन कर ही नहीं रहे हो कि नहीं साहब बस 2 ही फैक्ट्री ठीक है भाई, जब पैसे इकट्ठे हो जाएंगे 2-2 रुपए करके तो फिर हम नई फैक्ट्री लगाएंगे। आप एटलीस्ट एक्सपेंड तो कर रहे हो, लार्ज ऑर्डर तो बना रहे हो। जब बिजनेस नहीं है तब भी आप कंपनी को तो चला रहे हो, एम्प्लॉय को तो निकाल के फेंक नहीं रहे हो। तो ये एडवांटेज है, और भी बहुत सारे एडवांटेज है, बट मोटे मोटे तौर से आप ये समझ लीजिए। अब डिसएडवांटेज भी बहुत है ना, जैसे एडवांटेज है ऐसे ही डिसएडवांटेज भी हैं। अब डिसएडवांटेज क्या है? इरोजन ऑफ मनी। इरोजन का मतलब क्या हो गया कि भाई आपका जो बहुत सारा पैसा है वो इंटरेस्ट में चला गया। अब छोटी कंपनी है, 5 लाख रुपए बना रही है प्रॉफिट के, उस 5 लाख में से 2 लाख रुपए तो चला गया इंटरेस्ट में, तो कंपनी के पास बचा क्या? हनी ट्रैप। हनी ट्रैप, ये हनी ट्रैप वैसे दूसरे उसके लिए यूज किया जाता है, बट मैंने यहाँ पे इसे जानबूझ के हनी ट्रैप लिखा है। हनी ट्रैप, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि जो प्रोमोटर है ना वो कभी कभी इस ट्रैप में फंस जाते हैं। उनको लगता है मेरे पास बड़ा ऑर्डर है या मैं कैपेसिटी एक्सपेंशन कर लूंगा और फिर उसके बाद अल्टीमेटली मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा। तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, जो इस ट्रैप में फंस गई, लोन के ट्रैप में फंस गई और अल्टीमेटली उनको अपने ऑपरेशंस बंद करने पड़े। मतलब शुरुआत तो किसी कंपनी को एक्वायर करने के लिए लोन से हुई थी कि हमें बिजनेस के लिए अपनी एक्सपेंशन कर रहे हैं हम, तो हमने एक कंपनी एक्वायर करनी है जिसके लिए हमें, मान लो अच्छी खासी चलती कंपनी, वो ये बोल रही है कि हमें एक्सपेंड करना है और हमें उसके लिए पैसा चाहिए, तो उन्होंने उसके लिए लोन ले लिया या डेट ले लिया। अब क्या हुआ कि जब उन्होंने वो पैसा या लोन लिया तो उनको लगता था कि रिवेन्यू अच्छा आएगा, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, हम चुका देंगे, लेकिन चीजें वैसे नहीं हुई जैसे उन्होंने प्लान करी थी। तो अल्टीमेटली धीरे धीरे करके जो प्रॉफिटेबल कंपनी थी, जो एक्सपेंड कर रही थी, वो लॉस में आने लगी और लॉस में आते आते एक ऐसी कंडीशन आ गई, और ये मैं हाइपोथेटिकली नहीं बोल रहा हूं, ये एक्चुअल में ऐसा हुआ है। आप गूगल करोगे तो आपको मिल जाएंगी, मैं नाम नहीं लेना चाहता अननेसेसरी। बहुत सारी कंपनी है जो बिकॉज ऑफ डेट एनसीएलटी में चली गई और वहां से फिर उन कंपनीज को बंद करना पड़ा या नए प्रमोटर ने उसको एक्वायर कर लिया, और जो रिटेल बिजनेस शेयर होल्डर थे या जो प्रमोटर थे उनको एक्चुअल में कुछ नहीं मिला। तो ये इस तरीके से मुझे लगता है कि ये हनी ट्रैप है। अगर आप कैलकुलेटेड डेट नहीं लेते हो तो ये एक बहुत ही बड़ा मसला है, ठीक है। लॉस ऑफ प्रॉफिट ड्यू टू इंटरेस्ट, मतलब आप 4 लाख रुपए का प्रॉफिट बना रहे थे, समहाउ आपने इंटरेस्ट ले लिया और इंटरेस्ट की जो समझ लो क्वार्टरली पेमेंट है वो 6 लाख रुपए है, तो आप अच्छी खासी प्रॉफिटेबल कंपनी थे और आप लॉस मेकिंग कंपनी हो गए। 4 लाख के प्रॉफिट से आप 2 लाख की लॉस मेकिंग कंपनी बन गए, जो बहुत परेशानी की चीज हो गई, ठीक है। यहां तक मुझे लगता है इंशाल्लाह सबको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट लिखिए और इंशाल्लाह फिर मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो अब आते हैं क्वेश्चन पे कि भाई हाउ मच डेट। तो आगे बढ़े उससे पहले मैं शरिया प्रिंसिपल की बात करता हूं, और ये स्क्रीनशॉट मैंने लिया है इस्लामिक स्टॉक से, इस्लामिक स्टॉक के ऐप से। इस्लामिक स्टॉक का ऐप आपको मालूम होगा कि वो शरिया कंप्लायंस, आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं फ्री में कि कौन सी कंपनी शरिया कंप्लायंस है और कौन सी नहीं है। वो ये क्लेम करते हैं कि उनके पास माशाल्लाह मुफ्ती हजरात की एक टीम है जो सर्टिफाई करती है कि उनका जो प्रोसेस है वो सही है।
मैं पर्टिकुलरली एंडोर्स नहीं कर रहा हूं, बट अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप उनसे जाके पूछ भी सकते हैं, आपको कोई डाउट है तो भी आप उनसे पूछ सकते हैं। और इन जनरल भी आप अगर देखना चाहते हैं कि कौन सा कंप्लायंस है कौन सा नहीं है, तो आप वो इस्लामिक स्टॉक पर जाकर चेक कर सकते हैं। बहुत सारे ऐप हैं, उनमें से एक इस्लामिक स्टॉक भी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप इस्लामिक स्टॉक को ही देखो, आप किसी और को भी यूज कर सकते हैं, बट क्योंकि मैंने स्क्रीनिंग शॉट यहाँ पे यूज किया है तो मैं आपको बता रहा हूं कि ये मैंने कहां से लिया है। ठीक है, तो शरिया प्रिंसिपल कहता है कि इंटरेस्ट बियरिंग डेट टू एसेट रेशियो जो है वो 33% के नीचे नीचे होना चाहिए, इसके ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर इसके ऊपर है तो वो कंपनी जो है वो शरिया कंप्लायंस नहीं है। ठीक है, तो ये तो शरिया के हिसाब से है कि कितना डेट जो है वो सफिशिएंट है और कितना डेट जो है वो सफिशिएंट नहीं है। तो 33% के ऊपर अगर डेट है तो फिर वो कंपनी शरिया कंप्लायंस नहीं है। ठीक है, अब हम आते हैं नॉर्मल बात पे कि हाउ मच डेट इज फाइन। तो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि उतना डेट जितना आप मैनेज कर सको, कर्जा उतना होना चाहिए जितना आप मैनेज कर सको। चादर उतनी, जितनी बड़ी चादर हो उतने पैर फैलाओ, वरना पैर जो है वो बाहर निकल जाएंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो ये है कि डेट उतना होना चाहिए कंपनी के ऊपर कि वो उसके प्रॉफिट को इंपैक्ट ना करे। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे मैंने अभी बात करी थी कि एक अच्छी खासी प्रॉफिटेबल कंपनी जस्ट बिकॉज ऑफ डेट लॉस मेकिंग हो जाए। ठीक है, और एक्चुअली में डेट जो होना चाहिए ना, जब कोई भी कंपनी डेट ले रही हो ना, तो आप ये देखो कि वो कंपनी के बिजनेस को सपोर्ट करना चाहिए। मतलब कंपनी का रीजन क्या है डेट लेने का? ऐसा तो नहीं है कि वो कर्जा लेके मालिक जो है वो मर्सिडीज घुमा रहा है या ऑडी घुमा रहा है, नहीं। क्या कंपनी ने जो कर्जा लिया है उसके पीछे कोई लॉजिक है, कोई रीजन है जो जस्टिफाइड है? आप उससे एग्री करते हैं कि कैपेसिटी एक्सपेंशन है, लार्ज ऑर्डर है, या साइक्लिकल बिजनेस है? मतलब आपको लगता है कि हाँ चलो भाई इसने कर्जा लिया, लेकिन मैं एग्री करता हूं कि हाँ भाई इन हालात में कर्जा ये आदमी ले सकता है। कितना कर्जा तो बात की बात है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्या कर्जा लेना जस्टिफाइड है आपकी नजर में। ठीक है, और कंपनी जब भी कर्जा लेती है ना तो वो बताती है कि वो क्यों ले रहे हैं। ठीक है, अच्छा, एक और चीज जो है जो लास्ट है वो ये है कि कर्जा शुड नॉट बी मच हायर देन कैश रिजर्व। मतलब क्या है कि कैश रिजर्व तो आपके पास 5 करोड़ का है, कर्जा आपने ले लिया 500 करोड़ का, तो भाई आप कब तक पे करोगे? आप कैश रिजर्व से 100 गुना ज्यादा ले रहे हो तो आखिर कब तक पे करते रहोगे? ये तो आपका मतलब लॉन्ग टर्म लॉस मेकिंग प्लान हो गया। तो ऐसी कंपनी को बहुत थॉरोली रिव्यू करना चाहिए। या तो फिर ये कि आपने 500 करोड़ का कर्जा लिया है तो आप कोई ऐसा बिजनेस सेट करने जा रहे हो जो कम से कम मंथली आपको 25-30 करोड़ रुपए बना के देगा। ठीक है भाई, 25-30 करोड़ बना के देगा तो 1-2 साल में वो कर्जा भी पूरा हो जाएगा और प्रॉफिटेबल भी हो जाएगी कंपनी, है ना। अगर ऐसा नहीं है तो फिर तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मामला जो है वो गड़बड़ा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब जो इंडिकेटर है बेसिकली कितना कर्जा सही है, वो इंडिकेटर जो है वो है बेसिकली डेट टू इक्विटी रेशियो। तो डेट टू इक्विटी रेशियो जो है वो ये बताता है कि कंपनी के पास कंपेयर टू इट्स एसेट कितना कर्जा है। जैसे हम बात करते हैं कि एक कंपनी है जिसके एसेट 5 करोड़ के हैं, अब उसके ऊपर 500 करोड़ का कर्जा है, और एक कंपनी है जिसके एसेट 50 करोड़ के हैं, उसने 500 करोड़ का कर्जा लिया। तो जाहिर सी बात है दोनों के लिए 500 करोड़ की अहमियत जो है वो अलग अलग है। तो डेट टू इक्विटी रेशियो जो हमें बताता है वो ये बताता है कि किस कंपनी के लिए कितने कर्जे की अहमियत क्या है एज कंपेयर टू इट्स एसेट। एसेट क्या होते हैं? एसेट में जनरली आपको बता दूं, मैंने पहले भी बताया था, कंपनी की फैक्ट्री है, लैंड है, मतलब कंपनी की जो हैसियत है। एक क्विक रेशियो वाला मेरा वीडियो है, आप वो देखिएगा, वहां पे आपको डिटेल में समझ में आएगा। तो जो एसेट है बेसिकली वो ये बताते हैं कि भाई कंपनी के पास जो वो प्रॉपर्टी है, जो इन टर्म्स ऑफ मशीनरी, लैंड या इन्वेंट्री की पोजीशंस जो हैं, उसके कंपेयर में कंपनी का डेट जो है वो कितना है, वो डेट टू इक्विटी रेशियो कहलाता है। इसका फार्मूला यहाँ पे है, टोटल डेट ब्रैकेट में लायबिलिटी मैंने लिखा है, और इसको डिवाइड करेंगे शेयर होल्डर की इक्विटी से तो आपका ये जो है डेट टू इक्विटी आ जाता है। लेकिन इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, मैं अभी आपको बताता हूं आप इसको कहां देख सकते हैं।
मेरी पर्सनल राय जो है वो ये है कि डेट टू इक्विटी रेशियो जो है वो 1 से ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी कंपनी में ट्रेड भी कर रहे हैं ना, और बहुत अच्छा सेटअप है, मतलब बहुत ही अच्छा सेटअप है ट्रेडिंग के हिसाब से, तो आप मैक्सिमम 1.2 1.3 इसके ऊपर तो बिल्कुल मत जाइए। कोशिश करिए कि जो आपकी इन्वेस्टमेंट वाली स्क्रिप है उसमें आप अपना जो डेट टू इक्विटी रेशियो है उसको 0.7 रखिए, 1 भी मत रखिए। कुछ एक्सपर्ट कहते हैं कि डेट टू इक्विटी जो है वो 2 तक जो है वो ठीक है, बट मैं पर्सनली आई डोंट एग्री कि डेट टू इक्विटी 2 होना चाहिए। मेरे ख्याल से मैक्सिमम 1, और ट्रेडिंग सेटअप के लिए अगर बहुत अच्छा सेटअप है, रूटीन में आप 1 ही रखिए, लेकिन आपको कहीं ऐसा लगता है कि कोई स्क्रिप आपको इतनी अच्छी हाथ आ गई है कि जो बहुत बढ़िया मूवमेंट में है, बहुत तेजी के साथ ग्रो कर रही है टेक्निकली, और आपको ऐसा लगता है कि बाकी सब चीजें अच्छी हैं, लेकिन डेट टू इक्विटी जो है वो 1 के ऊपर है, 1.2 1.3 है, तो ठीक है, चलो मान लिया, क्योंकि वो ट्रेडिंग है, तो वो तो आप मोमेंटम एडवांटेज लेके प्रॉफिट लेके निकल जाओगे। लेकिन हाँ, इन्वेस्टमेंट स्क्रिप में आप कोशिश करिए कि इसको 0.7 रखें। अगर यहां पर भी कोई बहुत अच्छी स्क्रिप हाथ आ गई, सब कुछ बहुत अच्छा है, मल्टी बैगर टाइप की आपको दिख रही है, 1 तक जा रही है, तो ठीक है। 1 के ऊपर इन्वेस्टमेंट वाली स्क्रिप में जाने का कोई क्वेश्चन बनता नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये बेसिकली जो टाइटल था इस वीडियो का, उसका जवाब है कि हाउ मच डेट इज सफिशिएंट। अब ये कैसे देखा जाता है इसको भी हम देखेंगे इंशाल्लाह भी, ठीक है। ये आप जो है ना बहुत आसानी के साथ स्क्रीनर में क्वेरी डाल के निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जैसे डेट टू इक्विटी मैं आपको यहां पे करके दिखाता हूं, यहां पर आप जाइए, यहां पर एडिट रेशो करिए, ये स्क्रीनर खोलेंगे तो आपको दिख जाएगा। एडिट रेशो करिए, यहां पर आप डालिए डेट टू इक्विटी, ये देखो ये आ गया है ना। मैं इसको हटा देता हूं और फिर मैं इसको ऐड करता हूं, ये देखो यहां आ गया। इसी के साथ मैं एक चीज और डालता हूं, वो अभी बताऊंगा क्या है। तो कैश रिजर्व, कैश रिजर्व मैंने डाल रखा है शायद, हाँ ये रहा, देखो रिजर्व डाल रखा है, और इसी में मैं डेट भी डाल रखा है। तो इसी तरीके से ये 3 चीजें हैं, डेट, रिजर्व एंड ये रहा, है ना। तो एक तो हो गया डेट टू इक्विटी। तो देखो ये हम एक स्क्रिप्ट देख रहे हैं, ओरिएंट सेरा, तो इसका डेट टू इक्विटी जो है वो 0.1 है, विच इज फाइन। अब अगर आप इसमें देखते हो कि डेट कितना है इसके ऊपर, देखो ये रहा, तो डेट इनके ऊपर जो है वो 26 करोड़ का डेट है, और कैश इनके पास कितना है, रिजर्व। तो रिजर्व हम देखते हैं, रिजर्व रिजर्व, ये रहा रिजर्व जो है इनके पास 253 करोड़ का है। तो 26 करोड़ का डेट है, 253 करोड़ का रिजर्व है, और डेट टू इक्विटी जो है वो 0.1 है। तो मैंने जो बात करी थी वो क्या बात करी थी कि 0.7 होना चाहिए, है ना, या 1 होना चाहिए, और क्या कहना चाहिए, कैश रिजर्व जो है वो डेट जो है वो कैश रिजर्व से आपका कम होना चाहिए, ठीक है। अब ये एक क्वेरी है जो मैंने बनाई है, अगर आप कोई ऐसा मल्टी बैगर ढूंढ रहे हैं जिसमें आप ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि कंपनी का डेट जो है वो कम होता जा रहा है बार बार, तो उसके लिए आप ये वाला स्कैनर जो है वो यूज कर सकते हैं बना के। देखो, तो ये बाकी तो जो कंडीशन है वो आपकी है, वो आप खुद रखोगे। ठीक है, तो डेट टू इक्विटी जो है वो 1 से कम है, 1 से कम है। डेट जो है वो पिछले साल से कम है, पहली कंडीशन ये है। पिछले साल का डेट जो है वो उससे पिछले का साल से 3 साल से कम है, यानी कि 3 साल पहले जो कर्जा था उससे कम कर्जा पिछले साल हुआ, और 3 साल पहले जो कर्जा था वो 5 साल पहले से कम था, यानी कि पिछले 5 साल से कंपनी लगातार अपना कर्जा जो है वो कम करती आ रही है। कर्जा कम हो रहा है तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही होगी, इंटरेस्ट बढ़ रहा होगा, तो ये क्वेरी आप ऐसे रन कर सकते हो। बट जाहिर सी बात है इसके साथ आप और भी कंडीशन लगाएंगे, तो सेल्स ग्रोथ क्या है, प्रॉफिट क्या है, ओपीएम क्या है, ये इन्वेस्टमेंट के लिए है। अगर आप बेसिकली उन्हीं कंपनी को ढूंढ रहे हैं जिनका कर्जा कम हुआ है, तो ये उसके लिए मैंने एक स्क्रीनर की क्वेरी आपके लिए दी है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं।
ठीक है। इसके साथ और कंडीशन लगाइए और मल्टीबैगर में कहीं कुछ आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करिए, अगर कुछ आइडेंटिफाई होता है। ठीक है। अगर आपको सिर्फ वही कंपनी देखनी है जिनका डेट टू इक्विटी कम है, मान लो आप ट्रेडिंग के लिए ही ढूंढ रहे हैं, तो आप ये सब हटा दीजिए। ये देखिए, ये आ गई वो कंपनी जिनका डेट टू इक्विटी जो है वो 1 से कम है। अब मान लो इसको आपको करना है 0.7 कर दीजिए। ये वो कंपनी आ गई जिनका 0.7 से कम है। उठा के देख लेते हैं एक कंपनी, तो इसका कितना कर्जा है? 0.01 है, ऑलमोस्ट डेट फ्री है। डेट 13 करोड़ का है और रिजर्व जो है 1698 का है। ये फाइन ऑर्गेनिक है। ठीक है। दूसरी कंपनी कोई देख लो, कोई सी भी उठा के देख लो, इसका जो है वो 0.03 है, तो इनका सबका जो है 0.7 से कम ही होगा। बाकी की कंडीशन इसमें आपको खुद डालनी है, क्योंकि मैं कोई आपको क्वेरी नहीं बता रहा हूं। आज का फोकस जो था बेसिकली हमारा वो डेट के ऊपर था। ठीक है। अब और स्टडी करनी है, अगर आपको इसमें और डिटेल लेनी है तो आप गूगल करिए कि डेट टू इनकम रेशो क्या होता है, डेट टू प्रॉफिट रेशो क्या होता है, ताकि ये जो है वो आपको डिटेल में समझ में आए। तो ये इंशाल्लाह आपको बहुत हेल्प करेगा समझने में कि डेट आपके इन्वेस्टमेंट को या आपके प्रॉफिट को कैसे डेंट कर सकता है या कैसे हेल्प कर सकता है। तो आज की वीडियो में इतना ही था। अब इंशाल्लाह आगे से वीडियो ऐसे ही रहेंगी। मैं रिकॉर्डेड सेशन आपके साथ शेयर करूंगा, आप डिटेल में उनको पढ़िएगा और इंशाल्लाह धीरे धीरे करके हम ये अपना सेशन जो है पूरा करेंगे। तो शुक्रिया बहुत बहुत, जज़ाकल्लाह आज की वीडियो के लिए। अल्लाह हाफिज। दुआओं की दरख्वास्त है।